जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला टॉपिक होगा कि एक शेयर के अंदर जबरदस्त 40% की तेजी बन गई है सिर्फ एक दिन के अंदर। क्या यह अच्छी बात है? किसके लिए नुकसानदायक बात है? क्या सीख आपको स्टॉक मार्केट से लेनी चाहिए? क्या एक दिन के अंदर एक ट्रेडर बर्बाद हो सकता है? उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यूएस और इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, उसके पीछे खतरनाक कारण कौन सा है? ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये छोटी सी बात है? डील नहीं हुई तो क्या इसका असर पड़ने वाला है? और डील नहीं होने से अमेरिका का कितना फायदा है? अमेरिका का एक्चुअल में कितना फायदा है, उसके बारे में यहां पर बात होने वाली है। साथ ही हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में यहां पर बात होने वाली है जो फिलहाल आप देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर का नाम है। 57 रुपये का भाव है। पब्लिक भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने परसेंट है, एफ भी और साथ में डीआईएस भी। तीनों ही इस शेयर के अंदर अपनी खरीदारी को आगे की साइड में बढ़ा रहे हैं। तीनों ही एफ आई डीआईएस पब्लिक तीनों ही खरीदारी को बढ़ा रहे हैं। क्या है इस शेयर के बारे में? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ही। 57 रुपये का भाव। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी का देखने को मिला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्मली जो हमें देखना चाहिए क्या, कि एक साल का लो 42 रुपये, हाई कितना मारा है 61 रुपीज़, ये हमने देख लिया। सबसे पहले देखेंगे कि पूरे मार्केट के अंदर थोड़े दिन पहले तेजी बनी थी। क्या इस शेयर के अंदर भी तेजी बनी थी? देखिए यहाँ पर ये शेयर था 16 रुपये के आसपास। 16 रुपये से ज़बरदस्त तेजी 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 करते करते पहुँच जाता है ये 69 रुपीज़ के आसपास। 70 रुपया मान लीजिए। 70 रुपये के बाद इसके अंदर एक गिरावट होती है, उसके बाद फिर ट्रेंड चालू हो जाता है। और अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे 57 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँचा, 51। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना है, 61 रुपये। अभी कहाँ पर है, 56 रुपये के आसपास। तो ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ से गिरा पहुँचा 43 रुपये तो यहाँ से तेजी करके 43 आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेंड ऊपर का रहेगा तो थोड़ा बहुत शेयर गिरेगा 4-5 रुपये, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका अगर हम देखने की कोशिश करते हैं और इस वाले ट्रेंड को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा डाउन होने के बाद ऊपर की साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि जो इसने अपना हाई बनाया था 69, आज नहीं तो कल टूट सकता है। देखिए गारंटी वाली बात स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होती है। टूटना, गिरना, बढ़ना सारा खेल कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमें मालूम नहीं है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। सिर्फ पक्का वाला किसी को कुछ पता नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई शेयर मैं आपको बता रहा हूँ वो पक्की वाली बात है, नहीं, पक्की वाली बात नहीं है। करंट का स्टेटस देखने के बाद, प्रीवियस स्टेटस देखने के बाद यही हम देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं आप बताइए ना? जो अवेलेबल है गूगल पे वही देख सकते हैं। तो आगे का अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि नहीं ये शेयर तो भाग के 70 रुपये जाएगा ही जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगी और आपको इस चीज़ को मानना भी नहीं चाहिए। हाँ, कंपनी के बारे में पढ़िए, जानकारी निकालिए, आपको कुछ हिंट मिल रहे हैं, उसके बेस पे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। स्टॉक मार्केट कोहरे की तरह ही है कि आप थोड़ा बढ़ेंगे आगे का दिखाई देगा, फिर थोड़ा बढ़ेंगे आगे का दिखाई देगा। क्वार्टरली रिजल्ट आते रहते हैं, देखते रहिए, उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होता है। नहीं तो बीच में आप देख सकते हैं 6 महीने के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा पाए शेयर के बारे में? बताइए, लगा पाएंगे? यही चाल होती है स्टॉक मार्केट की जो आपकी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर आपने खरीदा, अच्छा प्रॉफिट था, गिरावट हुई, डर लगेगा, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट हुई, फिर तेजी बनेगी, फिर गिरावट, फिर तेजी। ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक शेयर ऐसा नहीं है, आप अशोक लेलैंड को उठा के देख लीजिए, धीरे धीरे तेजी, फिर गिरावट, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, और करते करते कहाँ पहुँच गया। ठीक है, समझ बात आई? चलिए एक बात देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। दोस्तों, कभी भी रिसर्च करनी हो तो पूरे पूरे साल का भी आपको देखना आना चाहिए। एक साल पहले आप देखेंगे, यानी कि एक साल पहले 2024 क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर हम पहले देखेंगे 6017 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6300, उसके बाद 6700,
उसके बाद 7,054 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 7,128 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक साल पहले 1,295 करोड़ का, उसके बाद 1,300, 1,400, उसके बाद 1,500 करोड़, अभी देखेंगे 1,669 करोड़। तो परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस में कोई कमी नहीं है। अब आपको दिक्कत होती है कि कहीं एनपीए को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एनपीए भी देखिए बढ़िया ही है। बढ़िया होने का मतलब बढ़ा होना नहीं होना चाहिए, एनपीए परसेंटेज वाइज में कम होना चाहिए। ठीक है, एनपीए का मतलब होता है कि वो पैसा जो मार्केट में गया हुआ है लौट के नहीं आया, तो उसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। जो नए लोग हैं वो नहीं समझते हैं, नहीं तो नॉर्मली गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, साधारण भाषा में एनपीए डाल के आप समझ सकते हैं। नेट एनपीए कितना है? 0.18% का। ठीक, सारी चीज़ें ओके हैं। अब डायरेक्टली हम जंप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी थी। 90% की, 90% की होल्डिंग थी। इसको बेचने के बाद सारे लोग अगर खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है। 90% था, आज की डेट में 73% है, 73। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सारे लोग, देखिए यहाँ पर एफ कितने थे? 0.26%, और आज की डेट में कितने हैं? 0.26% से 4.68%। चलिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं डी यानी कि म्यूचुअल फंड कितने थे? 3.33%। कितना? 3.33%। आज की डेट में कितने हैं? 12.74%। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं पब्लिक को। पब्लिक कितनी थी? 5.44%। ठीक है, आज की डेट में कितनी है पब्लिक? 8.99%। यानी कि कुछ तो बात है शेयर के अंदर जो पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, एफ को भी अच्छा लग रहा है, डी को भी अच्छा लग रहा है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए, अच्छे होने से बात नहीं होती। ये थोड़े दिन पहले कितने का था? 42। आज की डेट में कहाँ तो 33% के रिटर्न लगभग बनते हैं। बड़ा प्लेयर तो यहीं पर बेचकर फिर खिसक के 50 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन अच्छा शेयर है, मार्केट कैप भी ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, और कंपनी के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, एक न्यूज़ काफ़ी ज़ोर शोर से दौड़ रही है मार्केट के अंदर कल से क्या दौड़ रही है कि इन्फोसिस का एडीआर, क्या? एडीआर, जो कि अमेरिकन मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए, इन्फोसिस के शेयर के अंदर डायरेक्टली कोई भी बड़ा प्लेयर यानी कि विदेशी लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करके अपनी करेंसी को इन्फोसिस के अंदर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इन्फोसिस एडीआर के अंदर जो अमेरिका वाले लोग हैं डायरेक्टली अपने अकाउंट से डॉलर के अंदर कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एडीआर की अगर बात करते हैं, इन्फोसिस के एडीआर की अगर बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी तेज़ी बनी है इन्फोसिस के एडीआर में। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए इन्फोसिस के एडीआर के अंदर लगभग 40% का जंप देखने को मिला है। 40% का ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने सेल मारी होती, किसी ने पुट खरीदी होती, तो वो क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी 20% के अपर सर्किट लगते हैं। ठीक है, तो 20% का अपर सर्किट लगा या लोअर सर्किट लगा, मान लीजिए कि आपने इंट्राडे में ट्रेड किया ना, और आपको 1 लाख रुपया था, 5 लाख रुपया उन्होंने दे दिया आपको ट्रेड करने के लिए। नॉर्मली 1 लाख का होता, आप नीचे की तरफ मान लीजिए कि ऊपर की तरफ भागा है, आपको लग रहा था कि सेल कर दूं, आप सेल कर दिया। मान लीजिए शॉर्ट करते हैं इंट्राडे में बहुत सारे लोग मार्जिन के साथ, शेयर 50-20% का अपर सर्किट लग गया किसी शेयर के अंदर। ठीक है, या फिर ये मान के चलें कि आपने खरीदने के लिए ट्रेड लगाई, उसके अंदर खरीदने के लिए ट्रेड लगाई और शेयर गया गिर, वो भी 20%, और आपने उठाया मार्जिन के साथ। 1 लाख रुपया था, 5 लाख का आपने माल मार दिया। ठीक है, तो अगर 1 लाख का अगर आप माल मारते और शेयर गिर जाता 20%, तो आपका 20,000 का नुकसान होता और 80,000 रुपया फिर भी आपके पास होता। लेकिन क्योंकि आपने मार्जिन से मारा, 20% का नुकसान तो आपके 1 लाख पे हुआ, क्योंकि 4 लाख आपने और ले लिया, इस पे भी हो गया, तो टोटल पैसा आपका खत्म। समझ में बात आ गई जी? मार्जिन से मारने के बाद हम कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन से अगर आपको
टोटल अमाउंट पे 5% का भी नुकसान हुआ तो वो 5% का नहीं है, 25%। इसलिए इंट्राडे करने वाले, कॉल पुट खेलने वाले बचते नहीं हैं। 100 में से 93 लोग खत्म हो जाते हैं। समझ में बात आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए जाइए मत। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, उसके पीछे का कारण सिंपल है। इंडिया पर ही 50% का टैरिफ क्यों लगा के रखा और चाइना के ऊपर ही इतना बड़ा टैरिफ क्यों लगा के रखा हुआ है? इंडिया के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा के क्यों रखा हुआ है? जब हमारे साथ डील होती है ना, तो हम जब सामान अपना बेचते हैं तो इंडिया के अंदर डॉलर में पैसा आता है, ठीक है? तो वो डॉलर इंडिया के पास पहुंच जाएगा और इंडिया वाले पर्सन को पैसा दे दिया जाएगा रुपीस के अंदर। तो इस तरीके से हमारा रिजर्व्स अच्छा बढ़ता है और उससे हम बड़े बड़े डिफेंस के सामान, दुनिया भर की सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा डॉलर, वो उतना ही देश मजबूत। लेकिन डॉलर आना भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उसकी फसल हो रही है। तो ट्रंप के दिमाग में यही है कि ये उभरता हुआ कंट्री है, इसको कैसे रोका जाए? तो सिस्टम एक ही है, क्या कि डॉलर की वैल्यू तो बढ़ाई जाए, लेकिन डॉलर दिया ना जाए, अपना हम मर जाएंगे। बिना युद्ध के अगर मारना हो तो क्या करना चाहिए? जिस करेंसी में सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा हो, उस करेंसी का मालिक कौन है? अमेरिका। अब वो दे ही ना उस करेंसी को आपको, जी वो कैसे नहीं मिलेगी? वो व्यापार ही कम कर देगा आपसे, तो आप खुद ही मर जाएंगे। अमेरिका, अब मान लीजिए पाकिस्तान को तेल मंगाना है, वो तेल किस चीज़ में मंगाएगा? जी डॉलर के हिसाब से मंगाएगा, डॉलर में पेमेंट करेगा, डॉलर के अंदर पेमेंट करेगा। तो डॉलर लाएगा कहाँ से? जी वो तो कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट करेगा तब बात नहीं बनेगी। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट करेगा, समझिए ना जी। अमेरिका से अगर बिजनेस करता है तो अच्छी बात बन जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो अगर हम अमेरिका से व्यापार करते हैं तो इसमें हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब आने वाले टाइम में देखा जा रहा है कि डॉलर की वैल्यू को कैसे कम किया जाए, ठीक है। देखिए, अगर व्यापार, देखिए सबसे पहली बात तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका से जो हम व्यापार करते हैं उसमें अच्छा खासा डॉलर हमें मिलता है और डॉलर वो हमारे देश की तरक्की में आगे काम आता है। समझ में बात आ रही है? सारी चीज़ को समझिए। लेकिन कुछ चीज़ अगर भेजी जा रही है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। अगर वो चावल ले रहे हैं, हम चावल वहाँ पर भेज रहे हैं और चावल वहाँ पर भी उगता है, ठीक है। तो अगर हम भेज रहे हैं तो वो सस्ता मिल रहा है वहाँ पर, तो लोग उसके लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन ट्रंप नहीं चाहता ना। ट्रंप को भी मालूम है कि अगर डॉलर डॉलर इसी तरीके से चलता रहेगा और फिर बाद में अगर कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने अपनी करेंसी के अंदर काम करना शुरू हुआ, तो ये डॉलर बैक सारा हमारे पास आया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी तो डूब जाएगी। जैसे कि किसी देश को अगर गरीब करना हो तो हर किसी इंसान को 1-1, 2-2 करोड़ रुपए दे दीजिए, ठीक है ना। कोई काम करेगा ही नहीं क्योंकि 1-1 करोड़ रुपया तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, वो देश और गरीब हो जाएगा, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। समझ में बात आ रही है? इसलिए गरीब होना, अमीर होना जरूरी है क्योंकि काम चलेगा। देखिए ना, किसी कंपनी के अंदर कोई लोग काम करने के लिए क्यों आए? प्रोडक्शन कब होगा? जब वहां पर लोग काम करेंगे। जी अब तो मशीनी युग हो गया है, ठीक है। मशीनी युग में और दिक्कत परेशानी हो जाएंगी, ठीक है। काम चलता रहना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा टोटली मशीनों पर भी डिपेंड होना सही नहीं है। जहाँ पर लगे कि हाँ इन लोगों से काम नहीं हो पाएगा, वहाँ पर काम करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर काम मशीनों पर ना डिपेंड होकर लोगों को भी वहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि मशीन से क्या होता है कि आसानी से ज़्यादा 1% या कुछ % ही काम कर सकते हैं, इसलिए मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो अभी तक डील नहीं हो पा रही उसके पीछे का कारण क्या है? समझिए ना, रसिया यूक्रेन का लड़ाई में अमेरिका लगातार हथियार दे रहा है फ्री में, पूरा पूरा यूरोप। क्यों बताइए ना। रसिया के अंदर नेटो में जो भी शामिल देश हैं वो लगातार हथियार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रूस उभरती ताकत है न्यूक्लियर वाली, ये खतरे को कैसे ख़त्म करें। अब समझिए ना, कभी ऐसा देखने को मिल जाए कि पाकिस्तान एकदम से कुछ बड़ा कुछ ऐसा करने वाला, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ तो भी तो पागल लोग हैं, ये कुछ उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे ना कि इस पर ये ना आए,
पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हमें खतरा है किसी, देखिए वैसे बात करें तो इंडिया किसी पर जबरदस्ती का अटैक नहीं करता है। अब बांग्लादेश पागल हो गया है तो क्या कर सकते हैं इसमें, पाकिस्तान पागल हो गया तो क्या कर सकते हैं, नेपाली बीच में पागलपंती वाली हरकतें करता है, चाइना तो अपने में अलग प्रकार का कंट्री है, वो तो देखिए टक्कर से भी ऊपर है, हमसे तो काफ़ी ऊपर है अभी वो टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो। उसका घमंड करना ठीक है, लेकिन वो इतना घमंड नहीं करता है जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश ने करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी हालात कैसे हैं। ये डॉलर को रोक के रखने का मतलब ये है कि हर कंट्री से इतना, आप देखिए समझिए ना, अमेरिका ने कितना बड़ा खेल खेला है ग्लोबली अपने आप को मजबूत करने के लिए कि डॉलर ही नहीं दे रहा, वो जाने ही नहीं दे रहा अपने देश से डॉलर। अब जो डॉलर ही नहीं जाएगा, डॉलर की कमी हो जाएगी, मतलब अमेरिका बरकरार रहेगा, फिर वो कहेगा हमारे पास तो डॉलर है भाई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और हकीकत वाली बात है, ठीक है। तो इसका तोड़ ढूंढा जाए तो आगे टाइम पर देश बचेंगे, नहीं तो न जाने कितने देश खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद।